राहुल को राहुल राहुल कह रहा, राहुल जी क्यों नहीं कह रहा? यार राहुल गांधी वॉज माई क्लासमेट इन सेंट स्टीफेंस कॉलेज, ठीक है, हम लोग एक ही क्लास में पढ़े हैं, हिस्ट्री ऑनर्स 1989। कि मैंने आतंकवादी को देखा, उसने मुझे देखा, मैं तो मोहब्बत की बात करने आया हूं, फिर वो आतंकवादी चला गया। राहुल जी वाई डू यू से 84 में हुआ था, लोग भूल गए, बात वो है ही नहीं। इसकी आज से 500 साल के बाद माफ, ये किसके टच में है? इज ही इन टच विद द चाइनीज? क्योंकि ये जब भी राहुल गांधी को बाहर बुलवाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, जनरली आपने देखा होगा मैं ना पॉलिटिकल न्यूज कवर नहीं करता, क्योंकि मुझे ना इंटरेस्ट है ज्यादा, और जब इंटरेस्ट नहीं होता तो फिर क्या होता है कि आदमी फिर जानने की कोशिश भी नहीं करता। मेरा इंटरेस्ट जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी में, आपको पता ही है, चाणक्य डायलॉग्स। लेकिन जो राहुल गांधी ने अमेरिका में करा ना, मुझे बड़ा बुरा लगा, और आज मैं बताऊंगा मुझे क्यों बुरा लगा। उन्होंने जो बातें बोली हैं, मेरे पास एक थोड़ी सी रिसर्च है जो मैंने यहां पे इकट्ठा करी है और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बोली उन्होंने कई सारी बातें, लेकिन मैं 3-4 मुख्य तौर पे चीजें बताऊंगा। पहले यह बात कि क्या राहुल गांधी का हक है बोलने का कि नहीं है? बिल्कुल हक है। वो अमेरिका में बोलें, अफ्रीका में बोलें, नाइजीरिया में बोलें, नाइजीरिया अफ्रीका में ही है, वो कहीं पर भी बोलें दुनिया में, वो उनका पूरा अधिकार है और वो अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। ये अधिकार भारत का संविधान भी देता है और जिस देश में वो बोल रहे हैं उसका भी संविधान देता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने एक बात बोली वो इलीगल थी या गैर कानूनी थी, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे दिल में इसलिए एक नागरिक के तौर पे बहुत ठेस पहुंची है। मैं बताता हूं क्यों। पहली बात, उन्होंने जो फैक्चुअली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने बात ही गलत बोली, ठीक है, उन्होंने बात गलत बोली है। जो मेन बात है वो मुद्दा ही गलत है उनका। फिर हम आते हैं कि हक था, नहीं था, लीगल था, इलीगल था, उसमें फेज 2 में आते हैं। जरा फेज 1 का हम डिस्कशन कर लें दोस्तों। तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला है कि जो भारत में मुसलमानों के साथ आज हो रहा है वही 1980 के दशक में दलितों के साथ हुआ था। और फिर उन्होंने बोला कि जो मुसलमान डायरेक्टली फील कर रहे हैं आज, वो उनकी तरफ, क्योंकि उनकी तरफ करा जा रहा है, और मैं गारंटी दे सकता हूं कि सिखों, क्रिश्चियंस, दलित, ट्राइबल सब एक ही तरह का फील कर रहे हैं। और तुम नफरत को नफरत से नहीं मार सकते, नफरत को प्यार और मोहब्बत से मारना। अच्छा, ऑन द फेस ऑफ इट आप नफरत को नफरत से नहीं मार सकते और प्यार से, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं बोली राहुल गांधी ने। अब गलत क्या बोला? तो भाईजान, 80 के दशक में किसकी दादी और किसके पापा प्राइम मिनिस्टर थे भारत के? उस समय तो किसी ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम नहीं सुना था, किसी ने नहीं सुना था। वो नोबडी न्यू दैट ही एग्जिस्टेड। 90s में नहीं सुना था नाम उनका, हम लोगों ने तो नहीं सुना था, बाद में सुना। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं कि दलितों का हाल बुरा था 1980 के दशक में, तो किसकी जिम्मेदारी है? आपके नाना प्रधानमंत्री, ठीक है, आपकी परनाना, आपकी दादी प्रधानमंत्री, आपके पिताजी प्रधानमंत्री, आपकी सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री इस देश के, 60 से लेकर 65 साल आपकी पार्टी की हुकूमत। हां ठीक है, अगर भारत में दलितों की दशा खराब थी 1980 के दशक में, तो टांग दीजिए, फिर गलती है मोदी जी की। चाहे उस समय मोदी जी को कोई जानता हो ना जानता हो, क्या फर्क है? नफरत का कोई लॉजिक तो नहीं होता। आप तो यही कह रहे हैं ना कि नफरत को नफरत से नहीं मार सकते, लेकिन आपकी नफरत इतनी है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कि सब चीज उनकी गलती है ना। तो एक तो मैं ये चीज कहना चाहता हूं। दूसरी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपने बोला कि सिखों के साथ गलत करा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, सिखों के साथ क्या गलत करा? गलत क्या करा ये तो बता दीजिए। सिखों के साथ क्या गलत करा? सिख भारत में, पूरे भारत में फैले हैं, दुनिया में हर जगह फैले हुए हैं, ठीक है, पर ज्यादातर जो सिखों की तादाद है पंजाब में। सिखों ने वोट करा। इसके पहले क्या भाजपा की सरकार थी? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे राहुल जी, इसके पहले किसकी सरकार थी? अभी तो आम आदमी पार्टी की है, भगवंत मान जी, ही इज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ठीक है। और वो क्यों चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है? क्योंकि पंजाब के लोगों ने, वो किसी भी धर्म के हो, उन लोगों ने उनको इलेक्ट करा और लोगों के वोट से वो बन गए। तो भाई साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसके पहले किसकी वहां पे सत्ता थी और भाजपा की सत्ता कब रही है? आप ये भी बता दीजिए एक बार कि साहब इन सन में पंजाब में भाजपा की सत्ता रही है। हमारा तो फेडरल स्ट्रक्चर है, लॉ एंड ऑर्डर एंड एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आप कह रहे हैं सब
आप कह रहे हैं कि सिखों को मार्जिनाइज करा गया। मैं पॉलिटिकल बात बिल्कुल नहीं करना चाहता चाणक्य डायलॉग्स में, लेकिन राहुल जी ये आप मजबूर कर रहे हैं, ये आप गलत बात कर रहे हैं। आई एम विटनेस टू द 1984 राइट्स। आज मैं आपको कुछ दो टूक बातें भी बता दूं दोस्तों 1984 के दंगों के बारे में, जिसका मैं पर्सनली विटनेस हूं। मैं स्कूल में था डीपीएसआर के पुरम में। मैं आपको बताता हूं दंगों के बारे में, और अब मैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आपको कुछ बताता हूं जो गोल्डन टेंपल में हुआ था, इंडियन आर्मी गई थी, उसके बारे में भी कुछ सच, क्योंकि बात यह कि सच बोलना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि 1984 के दंगे करवाए गए, ये जानबूझ के करवाए गए। ऐसा नहीं कि लोगों में इतना लोगों में गुस्सा आ गया कि इंदिरा गांधी को गोली कैसे मार दी। यू नो, इतना गुस्सा कैसे लोगों के मन में था कि अब तो हम छोड़ देंगे और सारे सिखों को मार देंगे। क्या गलती थी सिखों की? सिखों की गलती क्या थी? अगर 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने इंदिरा गांधी को मारा था, आपने पूरी कौम की कौम आपने बोला साफ कर देंगे। 3000 से ज्यादा बंदे आपने दिल्ली में मार दिए। यहां पे मैंने देखा, मैं वहां पे रहता था, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स, और ये सेक्टर 13 आर के पुरम। अगर आप दिल्ली में हायत रीजेंसी देखेंगे, हायत रीजेंसी के बिल्कुल ऑपोजिट, इनफैक्ट हायत रीजेंसी मेरे सामने बना है। When we were staying there, Hyatt Regency was being constructed. एक पालिका भवन भी है उसके पीछे, मार्केट, अगर मैं नाम गलत नहीं, एक तो पालिका बाजार है सीपी वाला, एक पालिका भवन भी है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मुझे नाम गलत नहीं याद है तो। ये सब हमारे सामने बना है, मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं, राइट। हमने छत से देखा, मैंने छत से देखा, मेरी छोटी बहन मेरे साथ थी, किस तरीके से वहां पे लोगों ने सिखों को मारा। आई एम विटनेस, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। इनोसेंट सिख्स को मारा गया, इनोसेंट बच्चों को मारा गया, प्रेग्नेंट वुमेन को मारा गया, जो सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे उनको मारा गया। इन्होंने औरतों और जिसको कहते हैं कि बुजुर्गों के लिहाज नहीं करा। मैं ये नहीं कह रहा कि जवान आदमी को मारना ठीक है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं ये कह रहा हूं कि यार बुजुर्ग है, सफेद दाढ़ी वाला, आपने उसकी इज्जत नहीं करी। आई एम विटनेस। और जहां तक ऑपरेशन ब्लू स्टार है, हु सैंक्शनड ऑपरेशन ब्लू स्टार? फौज को हुक्म मिला, फौज चली गई अंदर, लेकिन सैंक्शन किसने करा ऑपरेशन ब्लू स्टार? किसने हुक्म दिया ऑपरेशन ब्लू स्टार का? ये इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, का सबसे बड़ा पाप है ऑपरेशन ब्लू स्टार। दिस इज द बिगेस्ट सिन दैट वी हैव कमिटेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। मैं 10 बार हरमिंदर साहब जा चुका हूं, और जब भी जाता हूं देयर इज एन इंटेंस सेंस ऑफ शेम कि यार ये कर क्या दिया, और मैं जब जाता हूं माथा टेक के माफी मांग के आता हूं। पर एक मैं बात बताऊं आपको राहुल जी, इस पाप की कोई माफी नहीं है। आपने जो 84 में दंगे करवाए आपकी पार्टी ने, ठीक है, हां, यह बात ठीक है कि अब बहुत समय बीत चुका है, और जो लोग सर्वाइवर्स थे वो इस दुनिया से कई लोग जा भी चुके हैं, यह बात भी सच है। पर 3000 लोगों की मौत एक तरफ और गोल्डन टेंपल पे अटैक एक तरफ। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो अटैक था ना, नॉट टू टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम दिस, बिकॉज दिस वॉज अ जेनोसाइड ऑफ सिख्स। दिस वॉज अ जेनोसाइड, जो दिल्ली में हुआ वो जेनोसाइड था सिख्स का, राइट। टेक अवे नथिंग फ्रॉम दिस, बट ये जो है ना हरमिंदर साहब, दिस इज एटर्नल एंड एंड्योरिंग शेम, एटर्नल एंड एंड्योरिंग शेम। ये कई राइट्स हुई इंडिया में। एक एमजे अकबर साहब की किताब है राइट आफ्टर राइट। मैं चाहता हूं अगर राहुल आपने वो किताब नहीं पढ़ी हो तो आप वो किताब जरूर पढ़िएगा। एमजे अकबर इज अ मुस्लिम, इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उन्होंने उस किताब में लिखा है किस तरीके से जब से भारत आजाद हुआ, चुनाव मतलब दंगा, एंड 99% हिंदू और मुस्लिम दंगा ये कराए गए थे। पूरा खालिस्तान की मूवमेंट क्यों शुरू हुई? आप मिस्टर जीबीएस सिद्धू की किताब पढ़िए, जीबीएस सिद्धू स्पेशल सेक्रेटरी रॉ, उन्होंने किताब क्या लिखी है? उन्होंने किताब ये लिखी है साहब कि कांग्रेस पार्टी, ही हैज सेड इट, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था रिपब्लिक के लिए, 1-to-1 इंटरव्यू था, उन्होंने मुझे बताया, किताब है, आप ये किताब देखिए स्क्रीन पे, ये किताब है दोस्तों, खरीदिए इस किताब को। उसमें जीबीएस सिद्धू साहब स्पेशल सेक्रेटरी रॉ, यानी कि बंदा रॉ में बड़ा सीनियर एक अधिकारी था, वो कहता है यार कि मैं विटनेस हूं, मैंने देखा ये सब होते हुए, मैं इसकी गवाही देता हूं कि मैंने देखा होते हुए। किस तरीके से ये फोटेदार वगैरह ये सब लोग गए, उन्होंने पैसे दिए, भिंडरा वाले को पैसे दिए। इन्होंने हिंदू और सिख
एक जमाना था हिंदू परिवार से जो सबसे बड़ा बेटा था ना, वो केशधारी बनता था, वो सिख बनता था। इतनी प्यार मोहब्बत थी दोनों कौमों में, एक ही थे। ठीक है, सिख धर्म एक अलग धर्म है, लेकिन भाई थे, एक ही मां के पेट से निकले। उनके बीच में नफरत है 1985 के इलेक्शंस के लिए। वो मैं नहीं कह रहा ये बात, आप जीवीएस सिद्धू साहब की किताब पढ़िए। एंड जीवीएस सिद्धू साहब हिमसेल्फ इज अ सिख एंड ही हैज रिटन दिस बुक। क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार किसी और तरीके से नहीं हो सकता था? आप रशियन से मांगते, गैस डालते उसके अंदर, उसके जो वेंट्स हैं वहां पे आप गैस डालते। रशियंस को तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशियंस के पास टेक्नोलॉजी थी, दे हैव डन इट सो मेनी टाइम्स। आप वो गैस डालते, जितने भी अंदर लोग थे गोल्डन टेंपल कॉम्प्लेक्स के, सब बेहोश, 2 मिनट के अंदर सब बेहोश। आप गैस के कैनिस्टर डालते वहां पे। आपने हरमिंदर साहब को गोली चला दी यार। एंड वेन एवर आई एंटर गोल्डन टेंपल, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ऑल आई फील इज अ सेंस ऑफ शेम। और मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज अ ब्लैक स्पॉट ऑन अस, ऑल ऑफ अस, राइट? एंड आई कैन ऑल्सो टेल यू दिस, इस गुनाह की माफी नहीं है बॉस, हर एक गुनाह की माफी है। ये हरमंदर साहब के अंदर आर्मी घुसी, वहां पे कांग्रेस गवर्नमेंट ने बोला अटैक करो, इसकी कोई माफी नहीं है। अगर किसी को भी गलत फहमी है कि 84 में हुआ था, लोग भूल गए, बात वो है ही नहीं। इसकी आज से 500 साल के बाद माफी नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना। पीपल विल रिमेंबर, जो काम औरंगजेब ने करा था वही काम उस वक्त इन लोगों ने करा था। नहीं करना चाहिए था। इट्स अ ग्रेव सिन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम हैड कमिटेड। नाउ मैं और चीजें कहना चाहता हूं उसमें कि इन्होंने बोला साहब कि द वे यू मुस्लिम्स आर फीलिंग अटैक्ड। किसने अटैक कर दिया मुस्लिम्स पे? क्या क्या हो गया ये बताइए। मैं कुछ नॉर्मलाइज नहीं कर रहा। क्या मुस्लिम्स की लिंचिंग हुई है भारत में? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। लेकिन हिंदुओं की भी लिंचिंग हुई है, हिंदुओं की भी लिंचिंग हुई है, हिंदू भी मारे गए हैं। क्यों गलत इंफॉर्मेशन देनी यार? क्यों क्यों गलत बात बोलनी? क्या तादाद में मुस्लिम ज्यादा मारे गए हैं? एब्सोल्युटली, इट कुड वेरी वेल बी। आई डोंट हैव द नंबर्स विथ मी, बट ठीक है, मारे गए होंगे पक्का। और गलत है, जिसने मारा उसको टांगो फांसी पे, लेकिन दोनों को टांगो। जिस हिंदू ने मुसलमान को मारा उस हिंदू को भी टांगो, और जिस मुसलमान ने हिंदू को मारा है उस मुसलमान को भी टांगो, दोनों को टांगो। आप वोटों के लिए ये कहते हैं कि नहीं 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 सिर्फ हिंदू को टांगो। सर डोंट डू दिस। इससे नफरतें आप फैला रहे हैं। आप कोई शांति का संदेश या शांति का मसीहा बन के नहीं आ रहे। आप नफरतें फैला रहे हैं। यू आर टेकिंग साइड्स, और ये राहुल बहुत बुरी बात है। यू शुड नॉट डू दिस। आप ये कहते हैं कि क्रिश्चियंस आर फीलिंग अटैक्ड। हाउ आर क्रिश्चियंस फीलिंग अटैक्ड? ये जरा बताइए। हाउ आर क्रिश्चियंस फीलिंग अटैक्ड? ये तो बताइए। मैं आपको यह बता रहा हूं राहुल कि आपने जो बाहर बात करी है, अच्छा इसके पहले कि कांग्रेसी गुस्सा हो जाए कि नरेंद्र मोदी को तो मोदी जी कहता है, राहुल को राहुल राहुल कह रहा, राहुल जी क्यों नहीं कह रहा? यार राहुल गांधी वॉज माई क्लासमेट इन सेंट स्टीफेंस कॉलेज, ठीक है? हम लोग एक ही क्लास में पढ़े हैं, हिस्ट्री ऑनर्स। 1989 में हमने ग्रेजुएशन शुरू करा था, मैं और राहुल गांधी एक ही क्लास के। तो अपने क्लासमेट को ना कोई जी करके नहीं बोलता। आपके यहाँ बोलते होंगे, हमारी क्लास में तो और भी कुछ बोलते थे, लेकिन वो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन कोई बात नहीं। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर राहुल गांधी एज एन इंडिविजुअल, बट आई थिंक दैट ये सैम पेट्रोडा टाइप के ना, ये गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं आपको राहुल, बहुत गलत रास्ते पे। मैं सैम पेट्रोडा की पोल खोलूंगा। और मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। आप आज का थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन मैं चाहता हूं आप सुने। तो आपने बोला अच्छा क्रिश्चियंस को क्या हो गया, जरा ये बताइएगा, क्या कर दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने? क्रिश्चियंस के खिलाफ क्या कर दिया ये तो बताइए। लेट्स टॉक फैक्ट्स। अगर उन्होंने क्रिश्चियंस के खिलाफ कुछ करा है तो आई प्रॉमिस यू ऑन वीडियो, मैं कंडेम करूंगा कि गलत करा है। अगर उनका कोई भी कदम ईसाइयों के खिलाफ हो तो आप बताइए ना, बी फैक्चुअल। ये मोहब्बत की दुकान, आपने वहां पे पोस्टर लगाया मोहब्बत की दुकान, और आपने जेनेरिक हवा में फायरिंग करी, विदाउट फैक्ट्स, विदाउट फिगर्स। आपने बोला ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। रेटोरिक नहीं चाहिए बॉस, फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए। लेट्स टॉक फैक्ट्स। क्या करा ईसाइयों के खिलाफ? फिर आपने बोला है दलित्स एंड ट्राइबल्स आर फीलिंग द सेम। क्या करा दलितों के खिलाफ? एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया, एक पर्सन विथ ट्राइबल ओरिजिन्स, आपने उनको राष्ट्रपति बना दिया देश का। बहुत गलत कर दिया क्या? बुरा लगा आपको? एपीजे अब्दुल कलाम, उनको किसने राष्ट्रपति बनाया देश का? आपने तो नहीं बनाया।
सर ऐसा है ना कि बात होनी चाहिए फैक्ट्स पे, आप फैक्ट्स पे बात नहीं कर रहे। ये रेटोरिक है जो लोगों को खुश करने का रेटोरिक होता है ना, यार बस जैसे पाकिस्तान में कहते हैं ना, तुम अजीम कौम हो, तुम्हारा मुल्क कलमा पढ़ के बना, तो वो उसी में फूंक में आप बिल्कुल गुब्बारा बन गया और लॉजिक कुछ नहीं है, लगे सब आटे की लाइन पे। ठीक है, हमारे पास बम है, ओए तुम्हारे पास बम है, तुम्हारे पास एटम बम है, हिंदुस्तान थर थर कांपता है तुझसे। ओ यार जरा 20 रुपए लाना जरा, ये काम कर रहे हैं यार, दिस इज वेरी। अच्छा, ये इंडिया टुडे ने भी कवर करा जो मैं कह रहा था कि मुस्लिम्स इन इंडिया फेसिंग द सेम एज दलित्स। कितने, मैं चाहता हूं कि आप लोग जाके ना ये किताब जरूर पढ़िएगा, जो एमजे अकबर की किताब है ना, राइट आफ्टर राइट। प्लीज रीड दिस बुक और आपको पता लगेगा कि एक्चुअल दंगे भारत में किसने करवाए। एक मुस्लिम ने किताब लिखी है, आप कितने दंगे भारत में हुए 2014 से पहले और 2000 के बाद, 2014 के बाद कितने हुए। आई डोंट होल्ड अ ब्रीफ फॉर बीजेपी और मोदी जी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट टॉक ऑन फैक्ट्स। आप फैक्ट्स पर बात करिए, ठीक है ना। अब मैं 2-3 चीजें और, मैं राहुल को एक बात बोलना चाहता हूं। राहुल भाई ऐसा है, आप मेरी स्टोरी समझो जरा, मैं आपको क्या बता रहा हूं। ये लोग आपको बरगला रहे हैं, ठीक है, ये जो सैम पिट्रोडा है ना, ये आपको बरगला रहा है। और ये टिपिकल, मैं बता रहा हूं, दिस गाय सैम पिट्रोडा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं राहुल गांधी का कॉलेज में दोस्त था बहुत अच्छा, बिल्कुल नहीं। पूरे एक साल में मैं राहुल से करीब 2-3 बार मिला होगा, इसमें राहुल गांधी की गलती नहीं। मैं ही नहीं गया मिलने के लिए, कभी कोई आगे बैठा है कोई पीछे बैठा है, यू नो क्लास में 40-50 लोग रहते हैं, तो कोई आगे बैठा है दाएं बाएं कहता है, बट 2-3 बार मैं मिल रखा हूं, 1-2 बार हाथ मिला है, दैट्स इट। और लोग थे क्लास में जिनका वो बहुत अच्छा दोस्त था, जिनसे आना जाना था, घरों में आना जाना था। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। और मैं वैसे भी रेजिडेंस में रहता था, स्टीफेंस में हॉस्टल को रेजिडेंस बोलते हैं, तो मैं रेज में था, तो मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन ही ऑलवेज केम अक्रॉस एज अ डिसेंट गाय। राहुल गांधी वॉज ऑलवेज रिस्पेक्टफुल, ही वॉज ऑलवेज वेरी काइंड, वेरी नाइस। मैं इसीलिए कहता हूं कि इसको ना ये बरगला रहे हैं लोग, ये सैम पिट्रोडा टाइप के लोग। सैम पिट्रोडा, मैं आपको बताता हूं ये होता कैसे है काम, ये भी जान लो। फिर मैं आऊंगा कि राहुल ने जो करा नहीं करा, गलत करा सही करा, वो थोड़ी देर में आते हैं। देखो यार ऐसा है ना कि सैम पिट्रोडा तो रहता है बाहर, कभी कभी भारत आता है। अब ये किस फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के टच में है, जरा इसके बारे में इंक्वायरी हो। ये कौन सी फॉरेन, ये क्या सीआईए के टच में है, ये किसके टच में है? इज ही इन टच विद द चाइनीज? क्योंकि ये जब भी राहुल गांधी को बाहर बुलवाता है, राइट, ये कुछ ना कुछ कहलवाता है इससे, राहुल गांधी से। एंड राहुल गांधी की परवरिश में आपको देखिए, व्हेन आपके फादर प्राइम मिनिस्टर हो, आपकी मदर पार्टी की चीफ हो, आपकी ग्रैंड मदर प्राइम मिनिस्टर हो, आपके नाना प्राइम मिनिस्टर हो, तो आपके वो जैसे जैसे हमारे दोस्त थे बचपन में, सारे के सारे लफाड़िए, हम भी लफाड़िए थे, ठीक है। हमने कंचे खेले, गुल्ली डंडा खेला, टायर चलाया हमने धूल मट्टी में, ठीक है। वो उसकी अपब्रिंगिंग नहीं रही, और जाहिर सी बात है यार, जो ऐसे खानदान का होगा उसकी वैसे नॉर्मल अपब्रिंगिंग रहेगी नहीं, उसकी अपब्रिंगिंग बड़े क्लोज, तो किसके साथ इंटरेक्ट करता है, किसके साथ नहीं करता, कौन उससे मिल सकता है, ये बड़ा कंस्ट्रिक्टेड है, इन लोगों ने फायदा उठाया इस चीज का। ये सैम पिट्रोडा, मैं आई एम नॉट सेइंग कि राहुल गांधी इज गुड और बैड, मैं उधर नहीं जा रहा, पर मैं कह रहा हूं कि सैम पिट्रोडा, इसके ऊपर चेकिंग करी जाए, ही इज 110% इन टच विद सम फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी। ये कहलवाता है, ये कान में फुसफुसाता है कि ये बोलो ये बोलो ये बोलो, ये स्पीचेस तैयार करता है सैम पिट्रोडा। इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, somebody should inquire, ये करता क्या है? टेलीकॉम रेवोल्यूशन, फादर ऑफ XYZ, व्हाट डज ही डू आउटसाइड, है ना, ये मीटिंग्स इसके साथ फिक्सअप कराना, हु डज ऑल दिस? ये सैम पिट्रोडा करता है बाहर। ये कौन है ये बंदा, इसकी फंडिंग का सोर्स क्या है, ये पता लगाना पड़ेगा। आई एम नॉट ब्लेमिंग राहुल फॉर दिस, आई एम ब्लेमिंग सैम पिट्रोडा फॉर दिस। मैं राहुल जी आपको एक और बात कहना चाहता हूं, अब राहुल जी बोल ही देता हूं ना, कांग्रेस वाले पीछे पड़ जाएंगे मेरे। आप अमेठी से चुनाव हारे, कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है, दैट्स ओके, दैट्स ओके। आप उसके बाद मुड़ के कितनी बार अमेठी गए? एक बात माननी पड़ेगी स्मृति ईरानी जी की, एक बात माननी पड़ेगी, जब पहली बार वो चुनाव हारी थी, वो अमेठी में रही, उन्होंने अमेठी में काम करा। आप अमेठी से हारे, वायनाड चले गए। अब वायनाड भी कितने बार गए हैं ये बताइए जरा। अमेठी आपने मुड़ के देखा है? आप तो कह रहे थे कि हमारे बाप दादा की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो, आप कितनी बार अमेठी गए उसके बाद, ये तो बताइए। आप सर अमेरिका और थाईलैंड में ज्यादा पाए जाते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कम पाए जाते हैं।
मोदी जी की बुराई करिए, अगर मोदी जी ने कोई गलत काम करा है बिल्कुल तनकीद करिए, बिल्कुल खींच के रखिए, पूरा आपका काम ही यही है, पूरी सरकार को खींच के रखो। वाई ओनली प्राइम मिनिस्टर, द होल गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, आप टाइट करके रखो इनको। लेकिन सर बाहर जाके फैक्चुअली इनकरेक्ट बातें बोलना जो बेसर पैर की हैं, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा करना चाहिए किसी को भी, एटलीस्ट अ रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल। एंड फ्रॉम कॉलेज आई नो यू टू बी अ पर्सन हु इज अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग। इतना मुझे पता है, मैं आपको डिटेल में नहीं जानता आपके बारे में, बिकॉज वी वर नेवर फ्रेंड्स, हम कभी दोस्त नहीं थे, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यू आर ऑलवेज अ डिसेंट पर्सन, यू ऑलवेज केम अक्रॉस एज अ हम्बल ह्यूमन बीइंग। व्हाई डू यू गेट इन्वॉल्व्ड इन ऑल दीज क्रेजी पीपल लाइक पिट्रोडा एंड ऑल दैट? फादर ऑफ द टेलीकॉम फलाना ढिमका, वाई? क्यों करते हैं आप ये सब? अच्छा राहुल, एक और बात आप कहना चाहता हूं ना, आपका हक था बोलना, आपने बोल दिया, बिल्कुल, आप 4 बार और बोलिए। लेकिन राहुल, मर्यादा भी कोई चीज होती है, एक मर्यादा होती है किसी भी चीज के ना, देयर इज ऑलवेज अ सैंक्टिटी। अगर मैं ये मानता हूं, आई एम स्लाइटली ओल्ड फैशन्ड, ओल्ड स्कूल, ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं पुरानी सोच का इंसान हूं, मे बी आई एम नॉट सो मॉडर्न लाइक आजकल के बच्चे होते हैं, मेरी वैसी मॉडर्न सोच नहीं है, क्योंकि इंसान जैसे जैसे ऐसे एनवायरनमेंट में पला बड़ा है, उसकी सोच वैसी हो जाती है। आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, मध्यम वर्ग का परिवार है हमारा, और हमें यह सिखाया गया है कि अगर सड़क पे कोई महिला आपके साथ बदतमीजी करती है, आप जवाब नहीं दोगे, आप हाथ जोड़ के वापस आ जाओगे, चाहे उसी की गलती हो सकता है मेरी थिंकिंग गलत हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं, मैं ये मानने को तैयार होंगे, हो सकता है कि गौरव आर्या इज रॉन्ग, बट राहुल जी, रॉन्ग और राइट की बात नहीं है ये। संविधान तो फिर मुझे भी हक देता है, अगर उस औरत को हक देता है मुझे गाली देने का, तो संविधान मुझे भी हक देता है कि मैं भी उसको गाली दूं। हाथापाई नहीं हो रही, 10 फुट दूर से एक दूसरे को गालियां दे रहे, बट आई विल नॉट डू इट, क्योंकि अधिकार से बड़ी एक चीज होती है जिसका नाम है मर्यादा, ठीक है। और जिसको अपब्रिंगिंग कहते हैं ना अंग्रेजी में, अपब्रिंगिंग या पालन पोषण जो होता है, वो एक चीज होती है, वो एक प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है। एक चीज होती है संस्कार। अपने देश की बुराई कभी बाहर जाके ना करिए आप, ये गलत है। और आप कहेंगे साहब ऐसा थोड़ा है कि मोदी जी की बुराई देश की बुराई है। मोदी जी की बुराई देश की बुराई इसलिए है क्योंकि मोदी जी 140 करोड़ भारतवासियों के प्रधानमंत्री हैं। ही रिप्रेजेंट्स यू ऑल्सो सर, ही इज ऑल्सो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर एज मच एज ही इज गौरव आर्याज प्राइम मिनिस्टर। वो हम दोनों के प्रधानमंत्री हैं 140 करोड़ के। बाहर वाई से फैक्चुअली इनकरेक्ट थिंग्स आउटसाइड? वो तो मजे ले रहे हैं बाहर वाले, और वो मजे लेंगे, एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट, उनकी गलती नहीं है। आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे नेहरू जी, उन्होंने कभी नहीं करा। इंदिरा गांधी जी के समय इतनी ऑपोजिशन थी, उन्होंने कभी नहीं करा। क्या इंदिरा गांधी जी कभी बाहर नहीं गई अपनी जिंदगी में? आपके पिताजी राजीव गांधी जी, उन्होंने कभी बात नहीं करी है। वो अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, उनकी पॉलिसी सही हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं, ये सब कुछ ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन राहुल जी, एक मर्यादा होती है। आप अपने देश के प्रधानमंत्री के सामने बाहर एक फॉरेन ऑडियंस, या आपने वहां पे इंडियंस भी बुला रखे हैं, बट यूर ऑन फॉरेन सॉइल। आपको क्या लगता है इससे जो वोटर है बड़ा खुश हो जाएगा मोहब्बत की दुकान से? आपने बोल दिया कि जो मैंने भारत जोड़ो यात्रा करी थी, ये बीजेपी नहीं चाहती थी कि भारत जोड़ो यात्रा। किसने रोका सर आपको? आपको प्रूफ तो दीजिए ना सर, आपको सबूत तो दीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं चाहते थे लोग। क्यों नहीं चाहते थे सर? आप 10 बार करो ना, मैं आपके साथ चलता हूं, आप 10 बार करो। अभी आपने साउथ से नॉर्थ करी, अब आप ईस्ट से वेस्ट करो, कर लो, आप शुरू करो सर नागालैंड के कोने से और पहुंच जाओ गुजरात या महाराष्ट्र, जहां आपको जाना है। किसने रोका है आपको? आप दिन भर यात्रा करो, जीवन भर यात्रा करो, कौन रोक रहा है आपको? किसने? आपने बोला कि ये नहीं चाहते थे मैं यात्रा करूं, अब आप प्रूफ दीजिए ना उसका। आप प्रूफ तो देते नहीं है, यू नेवर गिव प्रूफ। आप किसी चीज का सबूत देना, बस हिट एंड रन। मैंने बोल दिया मैं राहुल गांधी हूं, इसलिए आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, और तुम 10 बार मानोगे क्योंकि मैं राहुल गांधी हूं। मेरा लॉजिक यह है कि मैं राहुल गांधी हूं, मैंने बोल दिया, अब तुम मानोगे, तुम्हारा बाप भी मानेगा कि मेरी यात्रा रोकने की कोशिश करी। किसने रोकने की कोशिश करी सर यात्रा? सरकार का काम है, आपको जेड कैटेगरी या जेड प्लस कैटेगरी आपको सिक्योरिटी दे रखी है। सरकार का काम है अगर कोई थ्रेट है तो आपको बताए कि सर आप मत जाओ, वहां पे थ्रेट है। कल भगवान ना करे, और भगवान ना करे क्योंकि आपकी भी जरूरत है इस देश को,
एंड देयर इज एंड शुड बी इन अ डेमोक्रेसी स्पेस फॉर ऑपोजिशन। कल अगर भगवान ना करे कुछ हो जाता, फिर आप बोलते इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने ही करवा दिया, यही चाहते थे कि मैं ना जाऊं। सर सिक्योरिटी वाले तो आएंगे आपके पास, 10 बार आएंगे, यहां पे मत जाओ, यहां पे मत जाओ, बोलेंगे, उनका काम है बोलना, उनको ओवर रूल करना आपका अधिकार है। क्या बोलेंगे नहीं आई एम द बॉस यार, मेरी मर्जी है, मैं जाऊंगा। कश्मीर में टेरर एक्ट्स हुए थे, जब आप कश्मीर में जा रहे थे आपको बोला गया कि सर आप मत जाओ, आप नहीं माने, ठीक है कुछ नहीं हुआ, सिक्योरिटी के इंतजाम बढ़ाए, यू आर सेफ, यू आर सिक्योर। फिर आपने वहां पे भी बोल दिया कि मैंने आतंकवादी को देखा, उसने मुझे देखा, देयर वाज अ मोमेंट बिटवीन अस, वो दूर था, वो मेरी तरफ देखना। फिर आतंकवादी को यह लगा कि मैं तो उससे लड़ने के लिए आया नहीं हूं, मैं तो मोहब्बत की बात करने आया हूं, फिर वो आतंकवादी चला गया। राहुल जी, व्हाई डू यू से स्टफ लाइक दैट? क्यों ऐसी बातें करते हैं बेसर पैर की? आपको किसने बोल दिया कि वो आतंकवादी है? आप टेररिज्म को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आतंकवादी का भी दिल होता है, अगर आप उससे मोहब्बत से बात करिए तो वो भी मोहब्बत से बात करेगा। आतंकवादी क्यों इनोसेंट्स को मारता है? क्यों कश्मीरी पंडितों को साफ कर दिया आतंकवादियों ने? क्यों सबको मार रहे हैं वहां पे, हिंदुओं और मुसलमानों को? क्योंकि हम उनसे मोहब्बत से बात नहीं कर रहे आतंकवादियों से। गलती हमारी है ना? पर सर एक बात बताइए, 1989 में जब टेररिज्म कश्मीर में शुरू हुआ था, हु वाज इन पावर? ये तो बताइए दुनिया को, कौन सी पार्टी पावर में थी जिसके वॉच पे शुरू हुआ? कौन सी पार्टी पावर में थी जिसके दौरान ये पीक पे था? जो कश्मीरी आज तक रोते हैं कि 1988 का आप लोगों ने इलेक्शन फिक्स कर दिया, वही इलेक्शन जिसमें यूसुफ शाह हार गया था, वहां पे सैयद सलाउद्दीन बन गया, वो इलेक्शन अगर फिक्स करे हैं तो किस पार्टी ने फिक्स करे थे? वो कहते हैं दिल्ली ने फिक्स करे। आप किसी भी कश्मीरी से पूछ लीजिए, कहते हैं दिल्ली में कौन बैठा था उस वक्त? तो सर ऐसी बातें राहुल जी ना करें जो बेबुनियाद हैं, जो बेसर पैर की हैं। आप इल्जाम लगा के भागे, शूट एंड स्कूट, इसको फौज में कहते हैं, शूट एंड स्कूट। आपने इल्जाम लगाया, आपने बोला नहीं 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 ये सब गड़बड़ है, सब फ्रॉड है, चौकीदार चोर है, बस चले गए आप। क्या हुआ उसका, चौकीदार चोर का? 58,000 करोड़ रुपए मोदी ने अंबानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया, पैसा दे दिया, अंबानी को दे दिया। क्या हुआ उसका? क्यों नहीं केस करा आपने नरेंद्र मोदी पे? सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं ले गए कि मेरे पास सबूत है? क्योंकि ये सब हल्की चीजें हैं। आप रैली में लोगों के सामने कह सकते हैं जनता क्यों आपने ऐसा बना रखा है कि आपको लगता है जनता गलेबल है। जनता गलेबल नहीं है सर, जनता गलेबल नहीं है। आपको लगता है जनता गलेबल है, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को सब पता है। बस आप एक चीज रिपीट करते रहते हैं, ये करा, वो करा, ऐसा करा, वैसा करा, दुनिया भर की। आपने एक चीज का प्रूफ नहीं दिया। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि क्योंकि मैं राहुल गांधी हूं इसलिए सब मेरी बात का विश्वास कर लें। आपका पूरा गेम ही यही है, आपका स्कीम ही यही है कि क्योंकि मैं कह रहा हूं, मैं प्रूफ नहीं दूंगा, मैं 1 रुपए का सबूत नहीं दूंगा आपको, लेकिन आपको मानना पड़ेगा क्योंकि मेरा नाम राहुल गांधी है। अब सर बाकी लोग हिंदुस्तान में दिग्विजय सिंह टाइप के तो है नहीं ना कि जो आप बोले आपको नजर लाई, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे। इट्स नॉट लाइक दैट। मॉर्गन स्टैनली ने तो बिल्कुल अलग बात बोल दी। मॉर्गन स्टैनली जो यूएस बेस्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसने बोला है कि इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन अंडर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जबरदस्त है। ये कह रहा है कि Morgan Stanley reports highlights how India has undergone significant changes because of the government's policy choices, especially since 2014. This India is different from what it was in 2013. In a short span of 10 years, India has gained positions in the world order with significant positive consequences for the macro and market outlook. और 10 चीजें उसने बताई हैं: supply side policy reforms, formalization of economy, real estate regulation and development act, digitalizing social transfers, insolvency and bankruptcy code, flexible inflation targeting, focus on FDI, India's 401k movement, government support for corporate profits and MNC sentiment at multi-year high. तो ये मॉर्गन स्टैनली एक बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है और मॉर्गन स्टैनली जो बोलता है उसके हिसाब से शेयर मार्केट ऊपर नीचे होते हैं और मॉर्गन स्टैनली को वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे इदारे बड़े क्लोजली वॉच करते हैं। मॉर्गन स्टैनली हैज सम ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स इन द वर्ल्ड। इनका ये कहना है कि 2014 नरेंद्र मोदी के आने के बाद इन्होंने पूरा पॉलिसी का स्ट्रक्चर इस तरीके से बदला है कि भारत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और जिस तरीके से भारत को दुनिया में देखा जा रहा है ये बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हो गया। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। अब राहुल जी ने पता नहीं रिपोर्ट पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बट ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने सीक्स फॉर जस्टिस
ये संडे को ऑस्ट्रेलिया में ये होना था कि हम लोग एक खालिस्तान का रेफरेंडम करेंगे, तो ये क्या हुआ कि ये इन्होंने कैंसिल कर दिया। इन्होंने बोला कि वी डू नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस खालिस्तान इवेंट एट द टाइम ऑफ बुकिंग, हाउएवर आफ्टर लॉट ऑफ डिलिबरेशंस डिसीजन वाज टेकन दैट सिडनी मैसोनिक सेंटर डज नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ एनी इवेंट व्हिच कैन पोटेंशियली ब्रिंग हार्म टू द कम्युनिटी। ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियंस ने भी कान पकड़ लिए कि ये जो खालिस्तानी है ना, ये तो पागल नहीं है, ये काट कूट देंगे किसी को, फिर खालिस्तानी ने अगर दांत लगा दी फिर रेबीज का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। आपको पता है कौन सा जानवर है जिसके काटने से रेबीज का इंजेक्शन लगता है। तो उन्होंने, पर मैं ऑस्ट्रेलियन से कह रहा हूं करने देते यार, इसको क्या फर्क पड़ता है, करने देते, इनका काम ही यही है खालिस्तानियों का। इनको बनाना खालिस्तान इंडियन पंजाब में है, ठीक है, भारत के अंदर इनको खालिस्तान बनाना है, राइट। इवेंट ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। अब यार, अब इतना किसी का पैदल दिमाग हो तो फिर उसको रोकना क्यों, करने दीजिए इनको, ऐसे रोज रेफरेंडम करिए, भारत को क्या फर्क पड़ रहा है, डू इट एवरी टाइम यार, हर रोज करो तुम। अच्छा जी, स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, इनका नाम है आयशा गौस पाशा। इसने बोला है कि भाई ये जो IMF का मिशन चीफ है पाकिस्तान में, नैथन पॉटर, इसने जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बात करी वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है, और बोला है कि आप इंटरवीन ना करें, पाकिस्तान के मामले में दखलंदाजी ना करें। अच्छा, पोर्टर ने बोला क्या था, पोर्टर ने ये बोला था कि IMF ये चाहता है कि पाकिस्तान में जो चल रहा है ये शांतिपूर्वक रिजॉल्व हो जाए, पाकिस्तान के आईन, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। पाकिस्तान में जो दंगा फसाद चल रहा है वो पाकिस्तान के आईन के हिसाब से रिजॉल्व हो जाए, बस यही बोला। क्योंकि IMF पैसा दे रहा है, IMF को भी लग रहा है फिर पैसा डूब जाएगा, 22 बार तो ये लोग हमें चूना लगा चुके हैं, 23वीं बार भी लगा देंगे हमें चूना। तो उसने सिर्फ ये बोला कि यार जो भी चल रहा है आप लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। इसमें क्या गलत बोल दिया उसने, ये थोड़ा ना बोला कि IMF की मर्जी से करो या अमेरिका बहादुर की मर्जी से करो। उसने बोला जो आपने खुद अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है आप उसके हिसाब से कर दो। अच्छा, ये पाकिस्तानियों का ना कुछ है, देयर इज सम मेंटल प्रॉब्लम, स्किज़ोफ्रेनिया टाइप का है, स्प्लिट पर्सनैलिटी। ये सुबेरे धमकियां देते हैं IMF को, शाम को उनके पैर पकड़ते हैं, फिर सुबेरे धमकियां देते हैं। इशाक डर जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है, कभी ये कहता है हमें जरूरत ही नहीं है IMF की, हमारे पास, हम तो वसाइलों से माला माल है, हमारे पास एसेट्स ही इतने हैं कि हम गिन ही नहीं पाते, पाकिस्तान के पास सब कुछ है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट झूठ बोलते हैं कि 1.5 अरब टन कोयला है सिंध में, थर में 1.5 अरब टन, पता नहीं कितने अरब टन, जो पाकिस्तान को दुनिया के सबसे अमीर तरीन इकोनॉमी बना देगा। और बड़े बड़े एंकर बोलते हैं झूठ, पाकिस्तान में तेल है, पाकिस्तान में ये है वो है, यानी कि पाकिस्तान में सब कुछ है जिसमें मेहनत ना करनी पड़े। बेसिकली एक दूसरे को झूठ बोलो, यार चिंता मत करो, कल तक कोयला निकल जाएगा, फिर तुम भी करोड़पति, सानू भी करोड़पति, तुसी भी करोड़पति, एवरीबडी करोड़पति, अस्सी भी तुसी भी, एवरीबडी करोड़पति। दैट इज व्हाट दे कीप ऑन टेलिंग ईच अदर। फिर झूठ। अब ये देखो, ये जो आयशा साहिबा हैं, ये कहती हैं कि यार यू हैव नो बिजनेस इंटरफेयरिंग इन पाकिस्तान अफेयर्स। ओ यार, तुम उनसे पैसा मांग रहे हो, उसको डर लग रहा है कि पैसे डूब जाएंगे। आप, एक घर है जहां पे दंगा फसाद हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सारे घर वाले एक दूसरे के गरेबानों पे ऐसे उन्होंने हाथ डाल रखे हैं, खून बह रहा है उस घर पे। उस घर का एक बंदा ये कहता है, जब पूरा घर डिसाइड करता है कि बैंक से लोन ले लो, तो बैंक ये तो कहेगा कि भाई तुम वापस कैसे दोगे, तुम तो आपस में लड़ रहे हो, काम धंधा तुम्हारे पास है नहीं, नौकरी पे कोई जाता नहीं, 2 रुपए को कमाता नहीं, डेली चाकू लेके एक दूसरे के पेट में तुम चाकू मारते रहते हो, उसके ऊपर से तुम्हें लोन चाहिए। बैंक क्या कहता है उन घर वालों को, कहता है कि यार जो तुम्हारे घर के बड़े हैं ना, जो तुम्हारे घर के बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत कर लो और आपस में बातचीत करके तुम लोग आराम से प्यार मोहब्बत से रहो, लोन हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन यार तुम लोग प्यार मोहब्बत, और घर के मामले में बोलना मत बीच में, पैसा ला पहले। और पाकिस्तानी तुम लोन मांग रहे हो, डकैती कर रहे हो, सवेरे धमकियां देते हो, शाम को पैर पकड़ते हो, यार यू आर मेंटली ओके? वेरी कंफ्यूजिंग। एनीवे दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।